हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुधीर रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं हायर मैथमेटिक्स को लेकर वीडियोस अपलोड करता हूं। और आज के इस सेशन में हम लेने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो कि आपके एलटी लेक्चरर मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 4x3 and order of matrix B equals to 4x5 and order of matrix C equals to 7x3, then the order of A transpose into B transpose of A transpose into B into C transpose is। ठीक है, आपके पास में मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर गिवन है 4×3 एंड जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4×5 एंड सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 7×3। और आपको फाइंड क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है किसका, ए ट्रांसपोज इनटू बी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू सी ट्रांसपोज। इसका आपको ऑर्डर यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज का मैं ऑर्डर फाइंड कर लेता हूँ। तो जो मैट्रिक्स आपकी ए ट्रांसपोज होगी तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा, आपका रोज़ आपके कॉलम बन जाएंगे, कॉलम आपके रोज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, बस रिवर्स कर दो। तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपके पास में 3×4। ठीक है, और वैसे ही मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सी ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को आप टी से भी शो कर सकते हो या डैश लगा के, सिंपली डैश लगा के भी आप उसको शो कर सकते हो। तो सी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा उसका क्या होगा, ऑर्डर 3×7। ठीक है, अब आपको यहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ए ट्रांसपोज इनटू बी का। ठीक है, अब जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3×4। ठीक है, और दूसरी किसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको बी के साथ में, 4×5 मीन्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, जो ए है आपके पास में ए ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर है 3×4। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 4×5। तो सपोज इन दोनों मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में कोई एक नई मैट्रिक्स आ जाती है डी। ठीक है, तो ये डी नई मैट्रिक्स आ गई ए ट्रांसपोज इनटू बी करके। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आपको पता है। ठीक है, 3×4 और 4×5 है। देन ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स coming after multiplication of these two matrix is 3×5। ठीक है, तो ये कॉमन वाला जो होता है इसको ना लेके हम क्या, जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स होता है उसका हम रोज को काउंट करते हैं और जो सेकेंड वाली मैट्रिक्स होती है उसके हम कॉलम्स को लेते हैं। ठीक है, तो जो ये नई मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3×5। तो ये डी मैट्रिक्स जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनी है वो आपका डी हो गया। ठीक है, डी, तो ये आपका क्या बन गया, डी 3×5। ठीक है, अब इसका भी आपने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। फिर आपको इसको सी ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो डी का ट्रांसपोज जब मैं कर दूंगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वही सेम डी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो बन जाएगा आपका 5×3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप सी के साथ में।
ठीक है, सी ट्रांसपोज के साथ में। तो सी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3×7। तो सी और डी मल्टीप्लाई होके कोई नई मैट्रिक्स फॉर्म करती है, सपोज लेट इट विल बी ई। ठीक है, तो ये ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़। पहली वाली मैट्रिक्स से हम लोग नंबर ऑफ रोज ले लेंगे, ठीक है, और दूसरी वाली मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ कॉलम्स ले लेंगे। देन द ऑर्डर ऑफ ई विल बी 5×7, 5×7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5×7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे ये 3×3 की मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो 3×3 की मैट्रिक्स है, देन इट इज इट हैव 3 आइगन वैल्यूज। ठीक है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसके पास में उतने आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो 3 आइगन वैल्यूज होंगे, तो 3 आइगन वैल्यूज जो हैं आपको जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है वो बताना हमें। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, हम आइगन वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, लैम्डास की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताऊँगा। अगर जब भी आपके पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, कैसी हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इस टाइप की मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर, यहाँ पे सब जगह 0 हो। ठीक है, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, इधर ये हो आपके पास में 0 हो। ठीक है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, इसके अलावा या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, सिर्फ यहाँ एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जगह ऊपर नीचे 0 होंगे। ठीक है, डायगोनल पे एलिमेंट होंगे। तो इस केस में अगर ये 3 टाइप के आपके पास में मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज हमेशा इसके डायगोनल एलिमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आइगन वैल्यूज जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये फॉर्म हो रही है। ठीक है, और नीचे 0 है, ये फर्स्ट वाले केस में लाई कर रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास में, इसके डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, λ1 2, λ2 5, λ3 = 4। तो 3 आइगन वैल्यू हो गई 2, 5 एंड 4। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, λ2। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है। ठीक है, और आपको इसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो रैंक फाइंड करने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करोगे। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने की इसको कोशिश करोगे, IR आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको या रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे आप, या फिर कॉलम वाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करोगे। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे रैंक फाइंड करने के लिए, वो करेंगे LI और LD का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम, या लीनियरली डिपेंडेंट रोज और कॉलम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो जो ये फर्स्ट, अगर सपोज ये फर्स्ट जो रो है मेरे पास में, इसको मैं LI मान लेता हूँ। ये सपोज क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये रो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो क्या ये दूसरी जो रो है, ये जो दूसरी रो है, ये इस पे डिपेंड कर रही है पहली वाली पे। ठीक है, मीन्स R2 = K × R1। क्या आप R1 से R2 को लिख सकते हो। ठीक है, ये R1 अगर मैं इस फर्स्ट रो को लीनियरली इंडिपेंडेंट मान रहा हूँ, तो क्या ये सेकेंड रो मेरे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंड कर रही है R1 पे। ठीक है, तो डिपेंड होने का मतलब कहीं ना कहीं उस पर निर्भर कर रही है। ठीक है, ये उसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को चाहिए तो इसका मैं ट्वाइस कर लूँ,
फर्स्ट रो का अगर मैं ट्वाइस करता हूँ तो ये 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, बट यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास में सेकेंड रो भी क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसी हो जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड रो को चेक करेंगे कि थर्ड रो विल बी एल आई और एल डी, ठीक है। तो थर्ड रो को देखते हैं। तो थर्ड रो जो है आपके पास में R3 इज इक्वल टू R3 कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ R1 प्लस R2। R1 और R2 की सहायता से आप R3 को लिख सकते हो, ठीक है। 2 + 3 ये बन जाएगा आपका 3, 2 + 1 3, 4 + 2 6, 7 + 3 = 10, ठीक है। तो R3 का आपने R1 और R2 की सहायता से लिख लिया है, ठीक है। दैट्स वाई ये कैसी रो हो जाएगी आपकी, लीनियरली डिपेंड कर रही है पहली दो पे, ठीक है। और जो ऊपर की दोनों रो थी R1 और R2, दोनों की दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जितनी भी आपके पास में क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होगी, वही आपका रैंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है यहाँ पे, 2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इसको चेक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कभी भी आपके पास में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता तो सबसे पहले आप एल आई और एल डी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका लग नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, या आइगन वैल्यूज़ को भी देख सकते हो कि क्या इनमें से नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ कितनी आ रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं। तो रैंक फाइंड करने के आपके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, और जो स्टैंडर्ड मेथड है आपके पास में नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो आपका स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैट्रिक्स A is equal to Aij 3 × 3 where Aij is equal to 1 if I is not equal to j and 0 Aij equals to 0 if I equals to j, then A square is equal to। अब यहाँ पे आपके पास में एक मैट्रिक्स गिवन है 3 × 3 की, ठीक है, 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है, जहाँ पे Aij क्या है, 1 होंगे। तो इसको देखिए आप, Aij आपके पास में 1 होंगे जब I इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। और I इज इक्वल टू अगर j होंगे, मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, डायगोनल में क्या हो जाएंगे आपके पास में, 0। मीन्स जो A मैट्रिक्स है आपके पास में वो किस तरीके से है, देखो इसकी पोजीशन, पहली वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, 1,1 मीन्स I इज इक्वल टू j, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरा पोजीशन क्या हो जाएगी, 1,2, ठीक है। तो 1,2, I यहाँ पे 1 है, j 2 है, ठीक है। तो दोनों अनइक्वल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 1,3, ठीक है, अगेन 2,1, 2,2 पे आपका जहाँ पे भी I j के इक्वल होगा तो वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 2,3 पे 1, अगेन 3,1 पे 1, 3,2 1 एंड 3,3 अगेन 0। तो ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास में, ये A है, ठीक है। अब आपको इसका A स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। A का आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 0। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको, टू 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना था कि इसमें एलिमेंट प्लेस करना आना चाहिए था आपको, और उनका 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, देन A स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। तो क्या A स्क्वायर किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, A स्क्वायर क्या यहाँ पे आइडेंटिटी के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्या A स्क्वायर आपका A के इक्वल आया, बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है, ना ही ये A के इक्वल है। क्या ये नल मैट्रिक्स बना है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आया है, नहीं है, ठीक है।
और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 3z equals to 1, 2x plus y plus 3z equals to 2, x plus y plus 2z equal to 3 has no solution, unique solution, infinite solution, none of the above। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और आपको सॉल्यूशंस बताने इसके पास में कौन सा सॉल्यूशन है, क्या इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का, और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो के कोफिशिएंट लिख लो 1 2 3, सेकेंड रो के कोफिशिएंट 2 1 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्ड रो 1 1 2। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स आ गए आपके इज इक्वल टू RHS 1 2 3। तो जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है तो उसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं ये जो गिवन मैट्रिक्स होती है इसे हम एक नाम दे देते हैं, ये वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, कोफिशिएंट ए या इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, और ये आपके राइट साइड हो गया। ठीक है, इसको बी से डिनोट कर दिया, AX इज इक्वल टू बी। तो इसके लिए आपके पास में ये है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास में, जब आप ए और बी को साथ में लिखते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास में जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो इसके पास में आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपकी इक्वल होती है, अगर ये अनइक्वल होगी तो यहाँ पे आपके पास में नो सॉल्यूशन, क्या कहेंगे हम, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स से इक्वल होती है, तो अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल हो जाती है आपके पास में, यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। केस 1, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो इक्वल होता है किसके, वो रैंक इक्वल आती है आपके n के। ठीक है, अगर वो n के इक्वल होता है, और दूसरा केस क्या है, अगर वो रैंक आपका लेस देन इक्वल टू n होता है। ठीक है, अगर n के इक्वल होगा देन वी से दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक। ठीक है, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, n के इक्वल। ठीक है, इक्वल्स टू n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपके पास में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, अगर वो रैंक आपके पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक लेस देन इक्वल टू n हो जाती है, तो उस केस में आपके पास में जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके इनफाइनाइट
सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी को आपने साथ में लेना है। वन टू थ्री, टू वन थ्री, वन वन टू, एंड ये ए लिख दिया आपने। अब मैं बी को लिख रहा हूँ ये। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपकी ए बी। ठीक है, तो इसका आपको रैंक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करता हूँ। R2 पे ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, टू टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, एक ऑपरेशन लगाया है, और दूसरा है R3 पे जो ऑपरेशन लगा है R3 माइनस R1। ठीक है, R3 माइनस R1। तो ये मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट रो तो सेम होगी 1 2 3 एंड 1। ठीक है, सेकेंड रो आपका 2 टाइम्स ये 0 बन जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 3 अगेन 3, एंड 3 माइनस 2 2 माइनस 2 0। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रो आपकी बन जाएगी R3 माइनस R1, या R1 माइनस R3 कर दो इसको। ठीक है, R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 ठीक है, 0। तो आपकी नई मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, इस पे भी आप ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग। ये जो मैट्रिक्स बनी इस पे R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। 3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2। ठीक है, तो ये जब मैट्रिक्स बन रही है आपकी, ये फॉर्म हो रही है 1, पहला रो तो सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। दूसरा रो, ठीक है, R2 माइनस 3 टाइम R3 भी सेम लिख लो, 0 1 1 एंड माइनस 2। ठीक है, और थर्ड जो मिडल रो है आपका वो 0 बन जाएगा, 0 0, एंड ये बन जाएगा आपका 6। ठीक है, ये है। तो रैंक देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो ये पूरी है, इसकी रैंक क्या हो जाएगी यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा आप इसको रिड्यूस करोगे तो फिर भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो मिलेगी आपके पास में वो सेम 3 मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से मैं वो कह सकता हूँ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो क्या है, 3। ठीक है, और जो दूसरी रैंक ऑफ ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स में सिर्फ आप इसको देखोगे। ठीक है, इस बी को नहीं लोगे, इस ए को देखोगे तो इसमें जो मिडल थ्रो है वो 0 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। ठीक है, तो क्लियरली ये केस बन चुका है कौन सा, सेकेंड वाला, नो सॉल्यूशंस वाला। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है यहाँ पे 3 है, एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो यहाँ पे 2 है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a square matrix P satisfies P square equals to 1 minus P if P to the power n equals to 5i minus 8P then n is equal to। यहाँ पे आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स P गिवन है जो किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, P स्क्वायर इज इक्वल टू I माइनस P। ठीक है, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है।
तो आपको p टू द पावर n इज इक्वल टू 5i माइनस 8p एक रिलेशन गिवन है। यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन से n के लिए ये p सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग p का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायर कर लिया तो i माइनस पी का स्क्वायर करने पे आपके पास में बन जाएगा आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, ठीक है। ये आपका p4 इज इक्वल टू, और राइट साइड में हो जाएगा आई स्क्वायर अगेन आई, ठीक है। और ये पी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो वापस से, ये पी स्क्वायर की जगह मैं वापस आई माइनस पी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस पी स्क्वायर की जगह मैं आई माइनस पी लिख सकता हूँ माइनस 2p। तो p टू द पावर 4 इज इक्वल टू आई बिकम्स 2i, और ये माइनस p माइनस 2p बिकम्स माइनस 3p, ठीक है। अब इसके बाद p4 इंटू p2, ठीक है। p4 का मल्टीप्लाई कर दिया p स्क्वायर के साथ में, तो 2i माइनस 3p इंटू p स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, i माइनस p के इक्वल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में बन गया आपका p टू द पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग, इट विल बिकम 2i स्क्वायर माइनस 3ip माइनस 2pi प्लस 3p स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया आई स्क्वायर विल बी अगेन आई, ठीक है। आइडेंटिटी का आप स्क्वायर करोगे तो वो आइडेंटिटी रहेगा। आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई आप किसी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो क्या रहेगा, वो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3ip आपका 3p बन जाएगा, 2pi भी आपका 2p बन जाएगा, और ये 3p तो ये सॉरी 3p स्क्वायर था ये, सॉरी अच्छा हाँ स्क्वायर लिखा है, 3p स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका p टू द पावर 6 तो था ही, तो p टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2i, और ये माइनस 3p माइनस 2p माइनस 5p, ठीक है। अब 3p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह मैं फिर से अगेन वही क्या लिख सकता हूँ, i माइनस p, तो ये बन जाएगा आपका 2i माइनस 5p प्लस 3i माइनस 3p, ठीक है। तो 2i प्लस 3i 5i माइनस 5p माइनस 3p 8p, तो जो p टू द पावर 6 है वो किसके इक्वल बन गया आपका 5i माइनस 8p, और यही हमें चाहिए था। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि p के कौन सी पावर के लिए आपका क्या बन जाएगा 5i माइनस 8p बनेगा, तो कौन सी पावर थी वो 6th पावर के लिए, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 के लिए आपका ये क्या बन जाएगा 5i माइनस 8p, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास में, इसकी आइगन वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है AHG 0 B0 0 C, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ का मुझे पता है 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके पास में कितनी आइगन वैल्यूज़ होगी, λ1 λ2 λ3, 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे,
ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस के इक्वल, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और इसको बल्कि मैं यही लिख सकता हूँ, सम ऑफ आइगन वैल्यूज आपका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 किसके इक्वल होगा, ट्रेस। तो ट्रेस क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट आप इसका कैलकुलेट करिए तो वो आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए ए बी सी तीनों के तीनों आपके पास में, यहाँ पे ए बी सी एच और जी के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम इनको डिस्टिंक्टिव एलिमेंट लेकर अज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि ये इक्वल है या इनमें से कोई रिलेशन भी नहीं दिया गया है दो एलिमेंट के बीच में। तो सपोज अगर ये ए बी सी आपके पास में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये सम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इनका सम तभी हो पाएगा जब लैम्डा 1 ए के इक्वल हो, लैम्डा 2 बी के इक्वल हो, लैम्डा 3 सी के इक्वल हो। उसी तरीके से प्रोडक्ट भी देखो, प्रोडक्ट भी इन तीनों का ए बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो लैम्डा 1 ए के इक्वल हो, लैम्डा 2 बी के इक्वल हो, लैम्डा 3 सी के इक्वल हो। तो करेक्ट आंसर शुड बी ए बी सी, ठीक है। तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, ए, लैम्डा 2 बी, लैम्डा 3 सी। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्सेस आपको डायगोनल एलिमेंट बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी वो होती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, सपोज ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हो क्या होंगे, ए आई आई टाइप के, ठीक है, जहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे होता है, ठीक है। तो इसको ए आई आई लिख सकता हूँ मैं। तो डायगोनल एलिमेंट भी क्या करेंगे, इसी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अगर मैं सपोज डायगोनल एलिमेंट ले देता हूँ इसका ए आई आई, तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का ट्रांसपोज हमेशा वही होता है, सेम, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इटसेल्फ अगेन माइनस ऑफ ए आई आई, ठीक है। ये ए आई आई लेफ्ट साइड आ जाएगा तो यह बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो ए आई आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है आपके पास में, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर ये एडजॉइंट आपके पास में 2 बार हो तो इसका डिटर्मिनेंट आपका बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर 2, ठीक है। और अगर ये एडजॉइंट आपका n टाइम्स आ रहा है ठीक है, n टाइम्स, तो ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए
टू दी पावर n माइनस वन। तो n यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो n की जगह आप 3 रख दोगे, 3 माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन मैच हो रहा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A is a skew symmetric matrix then A square is a, A आपके पास में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास में, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करती है। देन A स्क्वायर, अब स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो इसको स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज की पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर m ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ए स्क्वायर ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए स्क्वायर को हम बी अगर मान लेते हैं, अगर ए स्क्वायर आपका सपोज बी के इक्वल है तो ये बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये बी आपका क्या हो गया, बी इज, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा आपका बी, बी सिमेट्रिक होना मतलब ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देन ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं आपके, आइगन वैल्यूज होती है, ठीक है। आइगन वैल्यूज आपको फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स की। तो अब आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। इस तरीके से फिर लैम्डा को लेफ्ट साइड ला के ए इज इक्वल टू लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से अलग अलग लैम्डास की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम ये ना करके हम यहाँ पे आंसर्स का यूज, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, अगर देखो ये 2×2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ होगी, लेट 2 आइगन वैल्यूज़ आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या बोला था मैंने, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा, हमेशा किसके इक्वल होगा, ट्रेस के इक्वल होगा। तो ट्रेस क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, 5 + 2 7 मीन्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम आंसर से चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि किस ऑप्शन के लिए, ठीक है, दोनों का सम 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है वो, तो 1 + 6 अगर आपके आइगन वैल्यूज होगा तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन, ये दोनों अगर आइगन वैल्यूज होगी देन देयर सम विल बी इक्वल टू 7। तो -1 + 6 तो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी -1 -6, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 7 के इक्वल नहीं आ रहा सम। ऐसी ऑप्शन डी 1 - 6 -5 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बचा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास में, बी ए मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, ठीक है। रियल नंबर है ये सारे, ए और बी भी आपके रियल नंबर होंगे। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास में मिसप्रिंट हो रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर
and 30 respectively, then a square plus b square equals to, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस ए को एनालाइज करो आप लोग। ये ए जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, तो कैसी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये नीचे 0 है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, एक जब हमने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का था। तो जब भी आपके पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आइगन वैल्यूज की मैं बात करता हूँ, इस ए की कितनी आइगन वैल्यूज होगी? 3 आइगन वैल्यूज होगी। तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? वही डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, बताया था मैंने आपको। सेकेंड आइगन वैल्यू लैम्डा 2, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सेकेंड डायगोनल एलिमेंट बी। और थर्ड आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा 3, किसके इक्वल हो जाएगी? थर्ड डायगोनल एलिमेंट 3। तो इसकी आइगन वैल्यूज आपने फाइंड कर ली, ए बी एंड 3। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 10, ठीक है, सम जो दे रखा है इन तीनों का, आइगन वैल्यूज का जो सम दे रखा है वो क्या दिया आपके पास में? 10। मीन्स जो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 जो गिवन है, ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की जगह आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी प्लस 3। सम किसके इक्वल दे रखा है? 10 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 3, 7 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने इसको अज्यूम कर लिया। उसी तरीके से दूसरा क्या है? प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है, इनटू लैम्डा 3। इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है? तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आइगन वैल्यूज का? a इंटू बी इंटू 3। वो कितना दे रखा? 30, ठीक है। तो यहाँ से 3 से ये 30 कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, तो a इंटू बी क्या आ गया आपका? 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब बताओ a और b की वैल्यू क्या हो सकती है? तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, 5 2 जा 10 एंड दोनों का सम भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। तो आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 2 द स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 आपका 29। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is, if scalar lambda is a characteristic root of the matrix A, then the matrix A minus lambda is, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट हम जब भी फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या सेटिस्फाई करता है? ये ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है आपकी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ax इज इक्वल टू ये
लैम्डा एक्स को लेफ्ट साइड ले आओ इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक्स कॉमन आ गया, ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब पॉलिनोमियल हम फाइंड करते हैं तो ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट, ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात की गई है। तो ए माइनस लैम्डा, इस एक्स को भी आप 0 के पास भेज दो तो ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपके पास में कैसी होगा, ए माइनस जो लैम्डा होगा, ये मैट्रिक्स जो होगी क्या आएगी आपके पास में, क्या ये नॉन सिंगुलर होगी, नहीं, डायगोनल होगी, नहीं, सिंगुलर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सिंगुलर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, आइगन वैल्यू 0 आ गया तो आपकी क्या हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन in this question. The set S is linearly dependent in R cube. S जो आपके पास में है, इसके पास में 3 टपल्स दिए हैं, 1 2 1 K3 1 2 K0। तो आपको K की किस वैल्यू के लिए जो सेट S है आपके पास में लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इस S को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए जो ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी 1 2 1, पहला ये वेक्टर ले लिया, ठीक है, कॉलम वाइज। सेकेंड वेक्टर आपका K3 1 एंड थर्ड वेक्टर इज 2 K0। तो आपकी S मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो अगर S आपका क्या है, Li, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो जो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, नॉन जीरो। और अगर S क्या है आपके पास में, LD होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ S मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे S का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 1K 2 2 3K 1 1 0। इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रख के हम K की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट आप कर लोगे। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी आपके पास में, जो K की वैल्यूज आएगी वो आएगी -1, 2, ठीक है। दो वैल्यूज आएगी -1, 2, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका, -1, 2, फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the matrix A is equal to 3 1 -1 2, then by Cayley-Hamilton theorem the value of a square minus 5a plus 7i is। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको नॉर्मली आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप पहले a का स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर 5 टाइम्स ऑफ a, फिर 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। फिर इनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी लेंथी होगा, ठीक है। तो इसको हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है आपके पास में A, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी जो A मैट्रिक्स गिवन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, x²
ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 5 प्लस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो 3 × 2 = 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई इस मैट्रिक्स ए की। ठीक है, तो जो कैली हैमिल्टन थ्योरम आपकी क्या कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि जो मैट्रिक्स होती है, जो भी आपके पास में मैट्रिक्स होगी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको एक्स की जगह ए रख देता हूँ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो 7, ये 7 नहीं होगा तो 7 के साथ मैं आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा तो ये आइडेंटिटी होगा आपके पास में। ठीक है, तो a² - 5a + 7i = 0 किसके इक्वल हो जाएगा ये a² ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी किसके इक्वल 0 के इक्वल। ठीक है, मीन्स कैसी मैट्रिक्स होगी ये, अगर ये आपके पास में ये लेफ्ट वाली साइड आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बनती है तो राइट साइड में भी जो नल मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 2 की बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जैसा हम 11th-12th में पढ़ते थे, ठीक है, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बताया मैंने, x² माइनस ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए आपके पास में क्या हो जाएगा 5 + 1। ठीक है, ट्रेस आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए 5 + 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो 2/2 मैट्रिक्स का आपको ट्रेस के कैलकुलेट करना आसान होता है, डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना आसान है। 5 × 1 माइनस 3 × 6, तो ये आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई x² - 6x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम का हम फिर से यूज़ करेंगे यहाँ पे बाय CHT। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। सो वी कैन रिप्लेस x बाई a 6a। ठीक है, अब यहाँ -1 है तो इसको आइडेंटिटी लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a² - 6a, इस आइडेंटिटी को आप राइट साइड भेज दो। ठीक है, अब a इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, तो a²। ठीक है, बोथ साइड हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, तो ये a इनवर्स पहले आपका a² के साथ में मल्टीप्लाई होगा, a × a² लिख सकते हो आप, a इनवर्स -6 a × a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, तो ये जो आपका a इनवर्स है ये आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि जब भी किसी मैट्रिक्स का आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी इंटू a अगेन बिकम a। ठीक है, इज इक्वल टू a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी a - 6i। ठीक है, a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा
ए, तो ए क्या है आपके पास में 5 2 3 1, ठीक है, माइनस 6i, तो 6i 1 0 0 1, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दो तो ये -1 बन जाएगा आपका, 2 3 -5, ये आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते थे। पहला तो वही है जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है ए इनवर्स कैलकुलेट करने का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और दूसरा कैली हैमिल्टन थ्योरम का आप यूज़ करके आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get a notification when I upload next video. Thank you so much for watching this video.